नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा। ईरान युद्ध कहां जा रहा है और किस करवट जा रहा है, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। अभी सिर्फ 5 हफ्ते का युद्ध हुआ है और हालात ये आ गए हैं कि अब परमाणु युद्ध की बहुत बड़ी दावे और बातें होने लगी हैं। ये खबर इसलिए बहुत ही संगीन और ख़तरनाक और खौफनाक मानी जा रही है क्योंकि इसको लेकर जो दावे कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि परमाणु युद्ध से कितना बड़ा विनाश होगा। हम आपको ऐसे आज 4 से 5 बड़ी खबरें बता रहे हैं जिससे ये साबित होगा कि शायद ये युद्ध अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ चुका है और इसीलिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ी है कि ईरान पर पहले परमाणु हमले का संकेत, पुतिन ने ईरान में भेजी स्पेशल फोर्स। यानी कि 2 चीज़ें एक साथ आई हैं। पहली खबर है कि ईरान के ऊपर परमाणु हमले के संकेत साफ साफ आ चुके हैं और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पुतिन ने अपनी एक स्पेशल फोर्स अपनी तरफ से भेजी है। भले ही उस पर रशिया का टैग ना लगा हो, रशियन सैनिक का टैग ना लगा हो, लेकिन वो चेचन लड़ाके वहां पहुंच रहे हैं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर परमाणु हमलों से जुड़ी हुई इन खबरों से जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आपको पता होगा कि आज सुबह इस्फान के परमाणु ठिकाने पर, जो ईरान का एक परमाणु सेंटर था, उस पर जोरदार धमाके किए गए थे और उसके बाद भी ईरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब हालात जो हैं वो इतने खौफनाक हो चुके हैं जिसमें रूस और चीन की सीधी सीधी एंट्री हो रही है और अमेरिका एक परमाणु युद्ध के विकल्प के रूप में एक ऐसी चीज को करने जा रहा है जिसके बारे में हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सईद मुर्तजा, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो परमाणु थ्रेट आया है ईरान के ऊपर हमला करने की, इसकी नौबत क्यों आ रही है और इसके पीछे की पूरी वजह सामने क्या निकल के आई हैं? देखिए, हम सब ये देख रहे हैं कि इस युद्ध में अगर कोई जूझ रहा है तो एक कमज़ोर ईरान के सामने एक सुपर पावर जो है अमेरिका और इलाकाई जो एक बड़ी शक्ति है इजराइल, ये दोनों अपने मंसूबे हासिल करने में 5 हफ्ते के बाद भी ये नाकाम साबित हुए हैं और अमेरिका ने जिस युद्ध को 4 दिन के अंदर ख़त्म करने की कोशिश की थी या बात की थी, उसमें वो नाकाम साबित हुआ है। अब मोहम्मद सफ़ा जो हैं, जो यूएन के अधिकारी थे, उन्होंने इस बात पे इस्तीफ़ा दिया कि उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में इस युद्ध को, इसका अंजाम जो है वो परमाणु युद्ध के तौर पे देखा जा रहा है और इसकी तैयारी संयुक्त राष्ट्र में की जा रही है। इस बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी तक हम जो परमाणु युद्ध की बात करते थे, चाहे वो यूक्रेन को लेकर हो, चाहे वो ईरान को लेकर हो, चाहे वो गाज़ा को लेकर हो, हम ये सब बात करते थे तो ये बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर बात लगती थी, गैर संजीदा बात लगती थी। लेकिन अब जब इस तरह की बात मोहम्मद सफ़ा जैसे अधिकारी की तरफ से आई है तो आप समझ सकते हैं कि ख़तरा कितना बड़ा है। और इसीलिए अब जैसे कि आपने बताया कि क्यों इसमें रूस की तरफ से एक स्पेशल फोर्स के आने की बात चल रही है, तो इसमें अब ये लड़ाई जो है वो खुल्लम खुल्ला ये ईरान वर्सेस इजराइल या अमेरिका की नहीं रही है, इसमें पुतिन की एंट्री हो चुकी है। इंपॉर्टेंट बता दूं कि मोहम्मद सफ़ा के बारे में थोड़ा आप डिटेल से जान लीजिए। 12 साल से यूएन के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक है पेट्रोलिज्म विजन, PVT बोलते हैं, उसके एक स्थायी प्रतिनिधि हैं और उनका पूरे यूएन के अंदर नाम है। और उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ साफ लिखा है कि मुझे हैरानी होती है कि यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर ईरान से संभावित परमाणु हमले को लेकर, युद्ध को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि ईरान के ऊपर एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक हो सकता है या ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसी के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और लिखा कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईरान को बर्बाद किया जाए और मैंने अपने 12 साल का कैरियर दांव पर लगा दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हालात रशिया से भी छुपे हुए नहीं हैं और इसीलिए वो खुलकर सामने आया है और उसने डंके की चोट पर बोला है कि अब हम ईरान का खुलकर सपोर्ट करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ट्रंप ने खुद दावा किया है कि ईरान के सैटेलाइट्स उसकी लाइव लोकेशन, रियल टाइम लोकेशन बता रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब में अमेरिका को भयानक नुकसान उठाना पड़ा है। आपको अच्छे से पता है कि उनका जो एक जासूसी विमान था उसको तबाह कर चुका है, जिसकी कीमत करीब 7.5 से 8 हज़ार करोड़ थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस्फान पर आज सुबह 4 बजे हमले हुए हैं, उसके पीछे दावे किए जा रहे हैं वॉर एक्सपर्ट्स की तरफ से कि ये एक तरीके का परमाणु रिहर्सल था जो तेहरान के, जो इस्फान में किया गया है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 1 करोड़ आबादी वाले तेहरान के ऊपर कोई इस तरीके का न्यूक्लियर एडवेंचर किए जाने की संभावना है। और इसी को ध्यान में रखकर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि पुतिन ने सबसे पहले चेचन लड़ाके को वहां भेजने का फैसला क्यों किया है और क्यों चेचन के जो कमांडर्स हैं, कादिरोव,
उन्होंने क्यों बोला है कि मैं खुद जाऊंगा ईरान की जमीन से और युद्ध करूंगा? देखिए, ये खबर जो है वो प्रेस टीवी जो ईरान का सरकारी मीडिया है उसके हवाले से आई है, और इस खबर को इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रमाणिक माना जा रहा है कि इस युद्ध में अब जो चेचन लड़ाके हैं उनकी एंट्री हो सकती है। अब चेचन लड़ाके कौन है? चेचनिया रूस का एक ऑटोनोमस रीजन है और वहाँ के जो चीफ हैं वो हैं रमज़ान कादिरफ। अब रमज़ान कादिरफ के बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ पे बुलाए जाते हैं, उनकी फ़ौज को, उनके लड़ाकों को वहाँ बुलाया जाता है जहाँ पर रूस की सेना से वो मसला हल नहीं हो रहा हो, वो जंग का इलाका वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ये हमने देखा है रवि अवस्थी जी, हमने देखा है कि पिछले 4 साल से वो जंग यूक्रेन में चल रही है। उन्होंने मारियोपोल, बखमुत और साथ में जो कुर्स्क का रीजन है वहाँ पे इस फोर्स ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, और जहाँ पर यूक्रेन को इन्होंने जो नेटो से पूरी मदद के बावजूद इस फोर्स ने अकेले दम पर उन मोर्चों को जीता है। और इसी वजह से रमज़ान कादिरफ जो है वो पुतिन के बहुत ही भरोसेमंद कमांडर माने जाते हैं। अब इस फोर्स का अगर नाम आ रहा है ईरान की तरफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस फोर्स को ईरान भेजने की नौबत क्यों आ रही है। पुतिन इस युद्ध में अब सीधे दखल दे रहे हैं। ये बात एक तरह से आज सर्गेई लावरोव जो है विदेश मंत्री, उन्होंने कह दिया है कि दुनिया अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये सीधा साइन है कि इशारा है कि अमेरिका को चुनौती अब रूस सीधे तौर पे दे रहा है। पीट हेक्सेट जो हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री, ट्रंप उन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इस जंग में ईरान की मदद रूस कर रहा है, चीन कर रहा है, और हमें अच्छी तरह मालूम है, तौर पे देख रहे हैं। और यही वजह है कि जो अखमत फोर्स जो है चेचनिया की, उसका नाम आ रहा है कि वो अब ईरान आएगी और वो लड़ेगी। ये बात कादिरफ के हवाले से और कादिरफ के कमांडर्स के हवाले से कहा जा रहा है। कादिरफ के नाम के कमांडर का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, नाम है आप्ती अलाउद्दीनोव। ये वो कमांडर है जिसने कुर्स्क की लड़ाई में, जिसे बहुत ही मुश्किल माना जा रहा था, उसमें ऐसी रणनीति बनाई कि बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर पाइपलाइन से गुजर, और तब यूक्रेन को एक तरह से सरेंडर करना पड़ा था। आपको बता दें कि ये जो अखमत फोर्स जिसके बारे में मुर्तजा ने बताया है, ये क्यों आ रही है और ये कहां से आएगी और ये कैसे आएगी और कितने लोग आएंगे और उसका पूरा प्लान क्या है, उसके बारे में जो छन छन के खबरें, खुफिया इनपुट्स जो आ रहे हैं वो भी आप जरा समझ लीजिए। आपको अच्छे से पता है कि ईरान से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर खार्क द्वीप है, और जहां से 95% जो तेल आमदनी है ईरान की वो वहां से होती है। आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रंप पिछले 48 घंटे से कह रहे हैं कि या तो मेरी बातों को मान जाओ, वरना मैं खार द्वीप के ऊपर अमेरिका अपने 3,500 मरीन्स के साथ, इसके अलावा जो 10,000 उसकी स्पेशल फोर्सेस और हैं उसके साथ खार द्वीप पर एक लंबे वक्त तक कब्जा करना चाहते हैं, और रूस इसी कब्जे को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने को तैयार है। और इसीलिए चेचन लड़ाकों को स्पेशली भेजा जा रहा है, और ये वो लड़ाके हैं जो इस वक्त यूक्रेन में भी लड़ चुके हैं और सीरिया में भी जमकर लड़े हैं। तो इतने माहिर लड़ाके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कैस्पियन सागर से, और इनकी शुरुआत जो नफरी है, जिसको बोलते हैं सेना की भाषा में नफरी का मतलब संख्या का मतलब यह है कि 10 से 15,000 अखमत फोर्स के, स्पेशल फोर्स के लड़ाके ईरान की जमीन पे जाएंगे, और खुद कादिरफ जो इसके पूरे कमांडर हैं वो खुद बोल रहे हैं कि मैं ईरान पहुंचूंगा। और आपको बता दूं, ये जो अखमत फोर्स है इसको जल्लादों से कम नहीं समझा जाता है, और आप जानते हैं कि जो मरीन्स का मुकाबला होगा वो अब रशियंस के जल्लादों से होगा, और जो मारने में इतने माहिर हैं, गुरिल्ला वॉर में इतने माहिर हैं, जिसका मुकाबला शायद मरीन्स के लिए भी बहुत तगड़ा पड़ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप को भी एहसास हो चुका है कि अगर मैंने अभी जल्दबाजी में जमीनी हमला किया तो मैं बहुत बुरी तरीके से पिट सकता हूं, और शायद उनसे बेहतर अंदाजा इस बात का नेतन्याहू ने लगाया, और उन्होंने 2 टूक कहा कि भाई हम खार द्वीप पे किसी भी जमीनी हमले में शामिल नहीं होंगे, कोई भी इजरायली सैनिक खार द्वीप के जमीनी हमले में शामिल नहीं होगा, यहां तक कि ईरान के अंदर भी नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ट्रंप को एक तरफ से नेटो टाटा कर रहा है कि भाई हम आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। अब सुनने में आ रहा है कि ट्रंप एक ऐसा आर्टिफिशियल नेटो बनाना चाहते हैं जो अरब देशों का हो, जिसमें कतर हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो। वो क्या ऐसे देशों को एक नेटो की तरह इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ ला रहे हैं? ऐसी खबरें आज बहुत आ रही हैं। देखिए, जो मीटिंग हुई है जद्दा में, सऊदी अरब की मीटिंग हुई है, वहाँ पर जॉर्डन और कतर के जो लीडर्स हैं वो भी थे, लेकिन अरब देशों में अगर ताकत होती ईरान से लड़ने की तो वो बहुत पहले लड़ चुके होते। लेकिन आज ये हाल है कि अरब देश इस लड़ाई से एक तरह से मुंह मोड़ रहे हैं। वो जहां भी जो भी वो पोस्टरिंग कर रहे हैं उसमें उन कहीं से भी वो ताकत के साथ बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब आपने कहा कि भाई इस जंग में
इजराइल जो है वो अपनी फौज उतारने से बच रहा है खारदीप में या ईरान के खिलाफ। अब मेरा मानना है कि लेबनान का मोर्चा जो इजराइल ने खोला है, जो उसके लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं था, उसने सिर्फ इसलिए वो मोर्चा खोला है ताकि वो किसी भी लैंड बेस्ड ऑपरेशन जो है ईरान के खिलाफ, उसमें वो शामिल होने से बचे और अमेरिका को ये बता पाए कि देखिए हम तो यहाँ बिजी हैं, हम वहाँ पे किसी तरह के एक्शन में शामिल नहीं हो सकते, हमारे सामने एक और मोर्चा है जहां हमें लड़ना है। तो इजराइल के लिए एक ये बहाने के तौर पे ये चीज़ आ रही है। और दूसरी एक बात आपने जो बोली कि क्या जो अखमद फोर्स जो है, चेचन के जो लड़ाके हैं, क्या वो खारदीप या फिर दक्षिण ईरान की तरफ हो सकता है वो लड़ें? मेरा ये मानना है कि वो फोर्स जो है वो समतल मैदान के इलाके में वो इतने कामयाब नहीं है। वो अगर उसने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो यूक्रेन की हो, चाहे वो चेचनिया के अंदर हो, चाहे वो कुर्स के अंदर हो, तो उसने वो लड़ाई शहरों के अंदर लड़ी है। तो वो एक गुरिल्ला युद्ध के में माहिर हैं और मुमकिन है कि उस फोर्स को, अगर वो आती है तो उस फोर्स को ईरान जो है वो उत्तर पश्चिमी ईरान, जहां पर जो कुर्द के इलाके हैं, जो इराक से और तुर्की से जुड़ते हुए इलाके हैं, जहां पर अमेरिका की तरफ से कोशिश थी कि कुर्द लड़ाकों को भेजा जाए और वहां से एक लैंड इन्वेजन किया जाए ईरान का, तो मुमकिन है कि उनका इस्तेमाल वहां किया जाए और वो वहां पर लड़ने में बहुत एक तरह से उस्ताद माने जाते हैं। तो इस ऐसे इलाके में जो अखमद फोर्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसमें इसी बात पे भी थोड़ा सा इसमें जोड़ूंगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वक्त 2 अरब देश ऐसे हैं जो ट्रंप के पैरों को जोर से पकड़ के बोल रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आप खार्क पर ज़मीनी हमला करिए, ईरान पर ज़मीनी हमला करिए। और वो 2 देश हैं, पहले नंबर पर है सऊदी अरब और दूसरे नंबर पर है यूएई। इन दोनों देशों के अंदर इतना ज़्यादा भय बैठ गया है कि अगर आपने ईरान के ऊपर ज़मीनी हमला नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ सालों के अंदर ईरान की जो मिसाइलें अभी हम नहीं रोक पा रहे हैं, हम नहीं रोक पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत किसने दिया है? इसका सबसे बड़ा सबूत दिया है मार्को रूबियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने अभी मुश्किल से आधा पौन घंटा पहले बोला कि मुझे ये हैरानी होती है ईरान की वो मिसाइलों को देखकर जो इतनी लंबी दूरी तक अटैक कर रही हैं, इतनी लंबी दूरी तक जाके हमले कर रही हैं, चाहे वो हाइफा में तेल रिफाइनरियाँ उड़ानी हो, चाहे सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस को उड़ाना हो, वहाँ पे जो लंबी दूरी की मिसाइलें जिस तरीके से ईरान ने अपनी निकाली हैं, उसके बारे में किसी के पास भी इनपुट नहीं था, ना CIA के पास, ना मोसाद के पास। ये मार्को रूबियो के बयान से साफ हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया ने आखिर अखमद फोर्स को ही सबसे पहले लॉन्च करने का फैसला क्यों किया है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अर्बन वॉरफेयर होता है, शहरों के अंदर युद्ध या पहाड़ों, जैसा कि अभी मुर्तजा ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से होगा, तो उनका मुकाबला होना है अमेरिकन मरीन से। तो मरीन्स को टक्कर अगर कोई दे सकता है अच्छी तरीके से तो वो है अखमद फोर्स, जो चेचन लड़ाके हैं। और ये जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कैस्पियन सागर से। कुछ खबरों में, अपुष्ट खबरें, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे दावे किए गए हैं कि रूस का जो अस्त्रखान बंदरगाह है वहां से ये किसी जहाज से या कोई अंडर वाटर पनडुब्बियां होती हैं जो छोटी वाली, उसमें आ सकते हैं और वो जो उतर सकते हैं ईरान में एक बंदरगाह है, उसको एंजेली बोलते हैं, बंदरे एंजली हो। सुनने में आया है कि ये वहां पर आएंगे और वहां से फिर अलग अलग इलाकों में फैल जाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अब ईरान का जो अखाड़ा है, जो जंग का अखाड़ा है, जहां पे सारे धुरंधर पहले से मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोग ईरान में मारे जा चुके हैं, लेकिन जो लोग बचे खुचे हैं वो ईरान के साथ अब आखिरी जंग कर रहे हैं। और उसमें बिल्कुल आखिरी वक्त में अब कहते हैं ना, एक तरीके से पुतिन की एंट्री हो गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नेतन्याहू ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि हमें अच्छे तरीके से पता चल गया है कि कम से कम 4 अरब देश अब इजराइल के साथ हाथ जोड़कर सीधे हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। ऐसी खबरों को आप किस नजरिए से देख रहे हो और उसका क्या इंपैक्ट है? क्या पूरा खाड़ी बदल चुका है? क्या पश्चिमी एशिया पूरा बदल चुका है? देखिए, इस बात का एहसास तो ईरान को हमेशा से था और ख़ासकर अब्राहम एकॉर्ड्स जब आए और इस पर दस्तखत होने शुरू हुए और यूएई और साथ में बहरीन, इसने जब दस्तखत किए तो एक तरह से ईरान को इस बात का एहसास हो गया था कि ये इलाके जो हैं, जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, पर्शियन गल्फ के दक्षिण में हैं, ये इलाके अब, ये देश जो हैं, ये अब एक तरह से लिसनिंग पोस्ट की तरह पे काम करेंगे इजराइल के, मोसाद के लिए, CIA के लिए, जो पहले नहीं थे। तो ईरान को इस बात का खतरा पहले से हो गया था और साथ में सऊदी अरब भी अब्राहम एकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने हमला किया, उसके बाद एक तरह से इस पर ब्रेक लग गया। तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि UAE, उसके बाद बाकी जो देश जो हैं, और बाद में आखिरी में सऊदी अरब भी अब्राहम एकॉर्ड्स पे साइन करेंगे। अब अब्राहम एकॉर्ड्स पे साइन करने का मतलब है कि आपका इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम होना और आप इजराइल को एक तरह से मान्यता देना। तो
तो उसके बाद कोई देश बचा या बचता तो वो सिर्फ ईरान होता, क्योंकि जॉर्डन और मिस्र पहले से ही उनके राजनीतिक रिश्ते हैं। और बाद में सबसे बड़ा देश सऊदी अरब भी अगर इसमें दस्तखत करता या इस तरह का मुआहदा करता तो इससे साफ बात है सामने आती कि इजराइल के साथ पूरा अरब वर्ल्ड है और ईरान जो है अकेला पड़ गया है। तो ईरान को इस बात का एहसास था और वो अब भी जब इस ज़मीन से, खाड़ी के देशों से ईरान पे हमले हो रहे हैं, तब भी ईरान जो है वो इनके ऐसे अड्डों पे हमले कर रहा है जो सिविलियन टारगेट्स नहीं है। मतलब आप मिलिट्री बेस को देखिए, आप जो इनके तेल के ठिकाने हैं वो भी उस पर तब हमला किया गया जब ईरान के ही उस तरह के अड्डों पे हमला किया गया। तो ईरान इन देशों पे अब भी सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं कर रहा है, जबकि इन देशों का इस्तेमाल जो है यहाँ के मिलिट्री बेस जो है वहाँ से अमेरिका के जहाज उड़ रहे हैं और ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि ट्रंप जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से चकरा गए हैं। मार्को रूबियो भड़क रहे हैं। पैट हेग्सेट जो रक्षा मंत्री हैं, जिनको सेक्रेटरी ऑफ वॉर बोला जा रहा है, बड़ा अच्छा लगा था जब उनको ये तमगा दिया गया था, बहुत खुश हुए थे। उनको लगा था कि हम 4 घंटे में अपना सारा काम निपटा के आ जाएंगे। मैं इसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ। जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, जब सिर्फ धमकियाँ दी जा रही थी कि 10 दिन हमने आपको दिए, 15 दिन दिए, उस वक्त पेंटागन के अंदर बड़े बड़े कमांडर्स अपनी युद्ध की योजना बना रहे थे कि कैसे हमें 4 दिन के अंदर ईरान को हरा देना है। और उस दौरान एक हैरान करने वाला डेटा आया था और दावा किया गया था कि पेंटागन के जो बड़े अधिकारी हैं वो आराम से पेंटागन में बैठ के अपने युद्ध के प्लान बना रहे हैं। और उस वक्त पेंटागन के आसपास जो पिज़्ज़ा डिलीवरी थी, जो पिज़्ज़ा के ऑर्डर थे, उसमें 200% का इजाफा हुआ था। यानी कि एक ईरान युद्ध को वहाँ के कमांडर्स ने पिज़्ज़ा खा खा के एक प्लान बनाया और उसको ईरान को एक पिज़्ज़ा समझ रहे थे, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस समझ रहे थे, जैसे वेनेजुला को समझ रहे थे। वो पिज़्ज़ा जो है वो इनके जाके हलक में जाके अटक गया है। अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसे हम उगलें या निगलें। तो कहने की स्थिति ये है कि अगर आप जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई भी युद्ध का प्लान बनाएंगे तो वो आप पर उल्टा पड़ सकता है। और यही वजह है कि जो नेटो पूरा ट्रंप के हाथों में था वो नेटो उनके हाथ से निकल गया है। फ्रांस अलग आंखें दिखा रहा है, ब्रिटेन अलग दिखा रहा है, स्पेन अलग दिखा रहा है। इटली ने क्या किया है कि आप हमारे यहाँ से हवाई जहाज ही नहीं उड़ा सकते, ये स्थिति आ गई है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो दूसरा मोर्चा है ईरान का, उसमें क्या है, उत्तर कोरिया, रूस, चीन और जो कहना चाहिए और जो छोटे छोटे उनके जो दोस्त कहना चाहिए, उसमें वो आके उसमें शामिल हो रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, स्थिति जो हो रही है कि ईरान जो है पूरी वर्ल्ड में अपनी ये इमेज बना रहा है कि भाई उसको जबरदस्ती मारा जा रहा है, उसके सारे नेता सबको मार दिया गया है, लेकिन कोई भी ट्रंप को रोकने वाला नहीं है। और ट्रंप का जो सबसे बड़ा भंडाफोड़ हुआ है वो खुद अमेरिका के अंदर हुआ है। नो किंग्स, नो किंग्स, ये नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें ऐसा तानाशाह नहीं चाहिए जो अपने आप को राजा समझता हो। पूरे 50 प्रांतों में, अमेरिका के 50 प्रांतों में ट्रंप के खिलाफ भयंकर तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक जनता अमेरिका में उतर चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश की आबादी 30-35 करोड़ हो, अगर 1 करोड़ जनता आ जाए जमीन पे तो उस वहां के जो शासक है, वहां का जो राजा है, वहां का जो राष्ट्रपति है, उसकी क्या हैसियत रह जाती है। आप मुझे ये बताइए मुर्तजा, अभी आपका जो स्थिति अभी के सामने आ रही है उसके हिसाब से आने वाले 4-5 घंटों में या 24 घंटों में क्या आ सकता है? देखिए, अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करता है तो मैं समझता हूं कि ईरान जो काउंटर अटैक करेगा वो सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा अपने ज़मीन को, वो हो सकता है कि इराकी मिलिशिया की मदद से वो कुवैत पर कब्जा करने की कोशिश करे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से पहले से ही काफ़ी घबराई हुई है कि जो उन्हें लग रहा है कि घर में बगावत हो सकती है। तो इराक का मिलिशिया जो है हो सकता है ईरान की मदद करते हुए वो कुवैत पे कब्जा कर ले। जरा मोहम्मद सफ़ा को दिखा दीजिए मुर्तजा, एक बार मोहम्मद सफ़ा को दिखाइए, इनके बारे में देखिए। ये है मोहम्मद सफ़ा, यूएन के वो अधिकारी जिनको अभी हम आपको दिखा रहे थे। अभी फिर आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे, हमारे जो सामने बैठे हमारे कैमरा डिपार्टमेंट में जो है वो अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो देखिए, मोहम्मद सफ़ा की बात बता दूं कि मोहम्मद सफ़ा ने जो बात कही है कि भाई परमाणु जंग का खतरा है, और मैं पहले कह रहा था कि बहुत ही मैच्योर बात लगती थी जब हम पहले करते थे, लेकिन अगर अब इस तरह की बात आ रही है तो इसका हम नतीजा क्या निकालें? इसका नतीजा ये है कि अमेरिका जो है वो कन्वेंशनल तरीके से अपने दुश्मन को ख़त्म नहीं कर सकता है, ना ही इजराइल जो इतनी बड़ी पावर है पूरे वेस्ट एशिया में और अमेरिका सुपर पावर है, ये कन्वेंशनल तरीके से मतलब पारंपरिक हथियारों से अपने दुश्मन पर कब्जा नहीं कर सकते, उसको हरा नहीं सकते। और इस तरह की नौबत आ रही है कि वो अब परमाणु हमले का विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं मानता हूं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हालत में हैं और वो
ईरान जैसे देश से जूझ रहे हैं जो पिछले 45-46 सालों से सैंक्शंस में है और तमाम पाबंदियों के बावजूद वो अब इस तरह खड़ा हुआ है कि वो दोनों ताकतों से बहुत सामने से वो कड़ा मुकाबला कर रहा है। जो मैं इससे पहले आपको बता रहा था कि कुवैत वाला कि भाई कुवैत पे हमला हो सकता है, तो ईरान जो है वो सिर्फ खुद को डिफेंड नहीं करेगा, मुमकिन है कि वो यूएई और कतर और साथ में जो बहरीन और कुवैत जो है इस पर कब्जे की कोशिश करे, और साथ में जो पूर्वी सऊदी अरब जो है इलाका वो इलाका है जहां पर सऊदी अरब के खिलाफ आवाज़ उठती आई है और प्रदर्शन होते रहे हैं। तो ये इलाका जो है सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला इलाका है और ये इलाका ख़तरे में आ जाएगा अगर ईरान ने सिर्फ डिफेंड ना करके अगर वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाई और वो इन इलाके पे अपने मिलिशिया के साथ हमला करता है तो। और हूती की बात तो हमें भूलनी नहीं चाहिए, हूती क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 24 घंटे के अंदर डेवलपमेंट आए हैं सामने, वो वास्तव में बहुत ही के साथ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब अमेरिका से अलग हो चुके हैं और ट्रम्प ने अब तो सीधा धमकी दे दी है कि कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे और आप देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको तेल नहीं मिलेगा और आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो अब ट्रम्प इस नौबत पे आ गए हैं कि वो आपस में जो 31 देश हुआ करते थे, जो नेटो की सबसे बड़ी ताकत थे, वो सब बिखर चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान की स्थिति बहुत खराब है। ईरान को पिछले 5 हफ्तों में इतना भयानक तरीके से नुकसान कर दिया है कि उसे उससे उबरने में कई दशक लग जाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि ईरान ने अपनी कहते हैं ना मार खाने की क्षमता, या कहना चाहिए हमले झेलने की क्षमता को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है कि अब जो पीटने वाला है, जो बम मारने वाला है, वो इस बात से बहुत परेशान है कि आखिर ये गिरेगा कब, आखिर ये सफ़ेद झंडा कब दिखाएगा। उस सफ़ेद झंडे को देखने के लिए आंखों में रतौंधी हो गई है ट्रंप के। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि इसका सफ़ेद झंडा ईरान का कब मेरे सामने आएगा, कब ये बोलेगा कि ट्रंप मुझे छोड़ दो, आपका ईरान हुआ, आपको जो करना हो वो करो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ईरान उनके काबू में नहीं आ रहा है, बल्कि नई नई चीज़ें उसके अंदर जुड़ती चली जा रही हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो स्थिति अब बनी है वो बहुत ही भयानक हो गई है। भयानक इसलिए हो गई है क्योंकि अगर परमाणु हमला अमेरिका की तरफ से हो गया, मोहम्मद सफ़ा, ये आ गए मोहम्मद सफ़ा, थोड़ा सा पीछे होइएगा, मोहम्मद सफ़ा, ये है मोहम्मद सफ़ा, यूएन अधिकारी जिन्होंने परमाणु हमले को लेकर अपने इस्तीफा दिया है। और मोहम्मद सफ़ा का देखना इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ब्रिलियंट वहाँ का जो मैंने आपको बताया ना कि पेट्रोलिज्म विजन पीवीटी के स्थायी सदस्य हैं, उनकी बड़ी डिमांड थी उस यूएन के अंदर। अब वो अगर इस्तीफा देके जा रहा है तो दाल में कुछ काला है। उसको जरूर भनक ऐसी लगी है कि अमेरिका यूएन के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहा है जो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। और मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि हम लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं इस पर आप अपना विजन जरूर रखिए। अब हम सब युद्ध के बीच में हैं और आपको इस पर बोलना होगा और हर हालत में बोलना होगा, अपनी बात को जस्टिफाई करना होगा कि आखिर ये कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ईरान कितना जिम्मेदार है और ट्रंप और नेतन्याहू कितने जिम्मेदार हैं। ये इसके बारे में आपको लिखना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। और यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को पता चले कि असली तस्वीर है क्या। अच्छा मुर्तजा, हम इसको अब खत्म करने की तरफ हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगले 48 घंटे इस युद्ध को आप किस रूप में देख रहे हैं, अभी के बयान और अभी की परिस्थितियों को देखते हुए, और रशिया और चीन की क्या एंट्री होगी इसके अंदर, किस तरीके से, क्योंकि पत्ते तो खुलना शुरू हो गए। बिल्कुल, इसमें अब पुतिन जो है मेरे ख्याल से देखिए हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट दें, क्योंकि उनके विदेश मंत्री की स्टेटमेंट आ चुकी है, वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से मोहम्मद सफ़ा का इस्तीफा हुआ है उससे परमाणु हमले की बात आ रही है, तो रूस इसमें ज़रूर दखल देगा और रूस को अमेरिका बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। रूस इस जंग को कंट्रोल कर रहा है, ये बात उनको इस बात का एहसास हो गया है। और चीन जिस तरह से मदद कर रहा है अमेरिका ईरान की, इस बात की भी तस्दीक अमेरिका ने कर दी है। तो ये दोनों बड़े प्लेयर जो हैं ये इस युद्ध में आगे के फैसले लेंगे। और ट्रंप का नज़रिया हमें देखना पड़ेगा कि ट्रंप कितना झुकते हैं। अगर वो नहीं झुकेंगे तो हम वाकई एक बहुत बुरे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप भयंकर तरीके से बंदर घुड़कियां दे रहे हैं, लेकिन एक खबर ऐसी भी आ रही है लीक होकर कि हो सकता है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दें, खार को छोड़ दें और कह दें मेरा तो काम खत्म हो गया, मैंने वहाँ का शासन बदल दिया, अब वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, मेरा युद्ध खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। ये कह सकते हैं अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर ट्रंप झेलने की स्थिति में नहीं है। आगे के जो भी बड़े डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जाते जाते आपसे मैं फिर अपील करूंगा, अपनी टिप्पणियों पे, हमारी टिप्पणियों पे अपनी टिप्पणियां जरूर करिए, अपना विजन क्लियर रखिए, आप इस युद्ध को किस एंगल से देख रहे हैं। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, और तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से नमस्कार।